गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया लास्ट टाइम दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हर, और हमने इसमें मोशनल ईएमएफ के बारे में स्टडी कर लिया है। अगर वायर मूव करती है या फिर बार रोटेट करता है इन द मैग्नेटिक फील्ड तो हमने ईएमएफ फाइंड आउट कर लिया था उस केस में। अब जो नेक्स्ट केस है हमारा दैट इज इंड्यूस ईएमएफ इन अ स्टेशनरी कॉइल इन अ चार्जिंग चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब कॉइल हमने स्टेशनरी रखा है और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। उस केस में हमें फाइंड आउट करना है ईएमएफ। अब बहुत बड़ा बुक में आर्टिकल दिया है, हम शॉर्ट टर्म में इसको समझते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, हमें यहाँ चार डायग्राम दिखाए हैं। तो देखो, पहला जो डायग्राम है वो सिस्टम। अब मैग्नेट को मूव करने वाले और कॉइल को स्टेशनरी रखने वाले, तो मैग्नेट कॉइल सिस्टम यहां दिया गया है। देन अब कॉइल में हमें क्या मेजर करना है? ईएमएफ। तो ईएमएफ डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, उसके लिए हमने सेटअप लगाया है ये। तो ये सेटअप किस कॉइल को अटैच है? ये हमारा कॉइल है इंडक्टर एल, और उसको हमने ये डायोड और सेटअप लगाया, और देन जो ईएमएफ आएगा हमें ग्राफिकल मेथड से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, एंड उससे ये मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज होगा वो ग्राफिकल मेथड से हम यहां दिखाएंगे, एंड देन उसकी वजह से जो ईएमएफ होगा वो यहां दूसरे ग्राफ में दिखाया गया है। तो ऐसे हमें चार डायग्राम से इसको सीखना है, लेकिन हम इसे बुक के लैंग्वेज से नहीं अपने लैंग्वेज से सीखेंगे। ठीक है, तो पहले तो कंस्ट्रक्शन देखो क्या दिया गया है। शोन इन अ फिगर इन अ मैग्नेट कॉइल सिस्टम। ये हमारा मैग्नेट और कॉइल सिस्टम है। इसमें अ परमानेंट बार मैग्नेट माउंटेड ऑन अ आर्क। एक आर्क के ऊपर हमने एक परमानेंट मैग्नेट को अटैच किया है। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट को हमने क्या किया है? अटैच किया है। तो ये हमारा परमानेंट मैग्नेट यहां अटैच किया गया है। देन bar magnet mounted on an arc of a semicircular of radius 50 centimeter. The arc is a part of a rigid frame of aluminium. ओके, तो ये आर्क है जिसका रेडियस है 50 सेंटीमीटर, इसके ऊपर मैग्नेट लगाया है, और ये आर्क के ऊपर मैग्नेट लगाया क्योंकि मैग्नेट स्विंग कर सके। अ कॉइल इज अबाउट 10,000 टन। अब ये कॉइल है हमारा 10,000 टन ऑफ अ कॉपर वायर लूप। The arc is so that the bar magnet can pass through the coil freely. तो सेटअप समझ में आ गया। एक आर्क है एल्यूमिनियम का फ्रेम से बना हुआ, इसके इसका रेडियस 50 सेंटीमीटर है, इसको हम स्विंग कर रहे हैं। इसको हम स्विंग करेंगे तो मैग्नेट इसके अंदर से जाएगा वापस बाहर निकलेगा, अंदर से जाएगा वापस बाहर निकलेगा। और कॉइल के ऊपर टन्स कितने हैं? 10,000 टन से 10,000 टन। अब जब ये कॉइल यहां से स्विंग करेगा तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा? ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब वो मेजर कैसे करे? इसलिए कॉइल को एक सेटअप लगाया गया है। देखो, इसमें हमने रेजिस्टेंस और मेनली इसमें डायोड और कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया है। किसको कनेक्ट किया गया है? डायोड एंड कैपेसिटर को इसमें कनेक्ट किया गया है। सो डायोड जब फॉरवर्ड बायस होगा तो कंडक्ट करेगा, और जब रिवर्स बायस होगा तो ये सर्किट को कट ऑफ कर देगा। मींस याद रखो, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट डायोड से पास हो सकता है, बाकी दूसरे डायरेक्शन वाला करंट डायोड रोक लेगा। ओके, तो ये स्विच जैसा काम करेगा। एंड देन जो भी करंट आएगा उससे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है कि नहीं हमें मिली एमीटर से पता चलेगा। एंड देन जब ये चार्ज हो जाएगा तो हम वोल्टेज यहां मेजर कर लेंगे, मैक्सिमम ईएमएफ हम मेजर कर लेंगे। तो कंसेप्ट समझ में आया है क्या हो रहा है? अब हम डिटेल में इसको देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखो, पहले मैग्नेट और कॉइल इस तरह से स्विंग हो रहा है तो होगा क्या? अब छोटे से डायग्राम से समझते हैं कि क्या हो रहा है। अब हमारे पास एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, और एक कॉइल हमने ड्रॉ किया यहां। एक हमारे पास कॉइल है जिससे यह मैग्नेट पास होगा।
ओके। अब मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेट के पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। ओके, तो अब क्या होगा, देखो अगर मैग्नेट मूव कर रहा है, अगर मैग्नेट मूव कर रहा है, इनिशियली ये नजदीक आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मींस मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ना स्टार्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, धीरे 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 मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। जैसे ये नजदीक आएगा देन कॉइल के अंदर चला जाएगा, ये कॉइल के अंदर चला जाएगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी हो जाएगा एंड देन ये बाहर चला जाएगा वापस, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होना स्टार्ट, कम होना स्टार्ट हो जाएगा, वापस ये स्विंग करता हुआ आएगा, वापस मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। जब ये कॉइल के अंदर आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एंड फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा या स्टेशनरी हो जाएगा एंड इसके पास जब दूर जाएगा तो वापस क्या होगा, वापस ये मैग्नेटिक फ्लक्स और फील्ड डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो क्या हो रहा है, जब इनिशियली ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स कॉइल, टुवर्ड्स कॉइल, ये हमारा कॉइल है। सो जब मैग्नेट कॉइल के पास जाएगा, ओके, अप्रोच होगा, क्या होगा, अप्रोच होगा, तब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स ये क्या होंगे, दोनों इंक्रीज, ये क्या होंगे, दोनों इंक्रीज। जब मैग्नेट कॉइल के अंदर रहेगा, जब कॉइल के अंदर मैग्नेट है तब फ्लक्स एंड फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट, चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। एंड देन कॉइल से मैग्नेट बाहर निकल जाएगा, मींस रिसीड हो रहा है, क्या हो रहा है, रिसीड। उस केस में मैग्नेटिक फील्ड एंड फ्लक्स ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। अब जो हमारे फ्रेम पे मैग्नेट लगा हुआ है, फ्रेम के ऊपर क्या लगा हुआ है, मैग्नेट लगा हुआ है, इस तरह से फ्रेम के ऊपर मैग्नेट लगा हुआ है, यहां कॉइल है। तो जैसे ही ये फ्रेम मूव करेगा एंगल चेंज होगा, तो ये इसके अंदर से जाएगा वापस रिटर्न आएगा, अंदर से जाएगा वापस रिटर्न होगा, ऐसा स्विंग होता रहेगा, ये क्या होता रहेगा, स्विंग होता रहेगा। तो जैसे ही स्विंग होगा, तो जैसे ही ये नजदीक आएगा अप्रोच होगा, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स इंक्रीज होगा, और जैसे ही ये कॉइल के अंदर जाएगा ये स्टेशनरी हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा, और जैसे ही ये मैग्नेट से बाहर निकलेगा वापस डिक्रीज होना, मैग्नेटिक फ्लक्स और फील्ड कम होना स्टार्ट होगा। तो अगर हम इसको ग्राफ से ड्रॉ करते हैं, तो देखो हमारा तीसरा ग्राफ जो हमने ड्रॉ किया है, ठीक है, तो अब यहां हम ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं क्या होता है। अब ये एंगल पे डिपेंड रहेगा थीटा, क्योंकि एंगल नजदीक आएगा तो एंगल, ये एंगल पे डिपेंड रहेगा थीटा, और यहां क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स। तो जैसे जैसे मैग्नेट नजदीक आना स्टार्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना स्टार्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ना स्टार्ट। अब मैग्नेट अंदर चला गया, मैग्नेट अंदर चला गया तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, जब तक अंदर है ये, सो मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट। अब ये बाहर निकल गया, जैसे ही बाहर निकला और दूर जाने लगा मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स डिक्रीज होना स्टार्ट, डिक्रीज होना स्टार्ट। तो अब हमें ग्राफ मिला ए और ए सी डी ई। तो इस पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट है। यहां इंक्रीज हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, इंक्रीज, और यहां क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस पार्ट में इंक्रीज हो रहा है, इस पार्ट में डिक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ये समझ में आया कंसेप्ट, इंक्रीज एंड डिक्रीज क्या हो रहा है वो समझ में आया। तो देखो डायग्राम में हम देखते हैं अब। तो ये डायग्राम हमने यहां ड्रॉ किया है, या हमारे पास यहां है, ये देख।
सो मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स, और यहाँ टाइम के हिसाब से या फिर एंगल के हिसाब से, टाइम के हिसाब से या एंगल के हिसाब से, एंगल भी चेंज हो रहा है और टाइम के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जैसे जैसे वो नजदीक आएगा मीन्स एंगल चेंज होगा, उस हिसाब से टाइम भी बढ़ेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स इंक्रीज होगा, देन मैग्नेट के अंदर कांस्टेंट होगा एंड देन डिक्रीज होगा। एंड अब लेंस लॉ हमें क्या कहता है, अब लेंस लॉ हमें क्या कहता है कि जैसे ही ये इंक्रीज या डिक्रीज होगा, यहां क्या हो रहा है, अप्रोच मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स चेंज हो रहा है डी फाई बाई डी टी, ये प्रोड्यूस करेगा ईएमएफ। जो ईएमएफ क्या करेगा, अप्रोच को अपोज करेगा, अप्रोच को क्या करेगा, अपोज। मींस अगर फील्ड इंक्रीज हो रहा है, फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो ईएमएफ उसको डिक्रीज करने का काम करेगा, उसको क्या करेगा, डिक्रीज करने का काम करेगा। और सेकंड केस में अगर ये रिसीड हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स वापस चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ईएमएफ जनरेट होगा और ईएमएफ उसे क्या करेगा, इंक्रीज करने का काम करेगा। ईएमएफ उसको क्या करेगा, इंक्रीज करने का काम करेगा। तो दोनों में लेंस लॉ हमें कहता है जब फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जैसे ही मैग्नेट नजदीक आएगा फ्लक्स बढ़ेगा, ईएमएफ कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा जो फ्लक्स को अपोज करेगा, जो फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज करेगा, डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। एंड जैसे ही अंदर आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। एंड देन ये जब बाहर निकलेगा तो फ्लक्स वापस डिक्रीज होना स्टार्ट, फ्लक्स वापस डिक्रीज होना स्टार्ट। और जैसे ही फ्लक्स डिक्रीज होना स्टार्ट होगा ईएमएफ जनरेट होगा और ईएमएफ इस डिक्रीज को अपोज करने की कोशिश करेगा। तो यहां जब इंक्रीज होता है फ्लक्स तब ईएमएफ जनरेट होता है, और जब फ्लक्स डिक्रीज होता है तब ईएमएफ जनरेट होता है। बाकी केसेस में ईएमएफ जनरेट नहीं होता। ओके, अब ग्राफ देखो, टाइम t1 पे ईएमएफ इंक्रीज हो रहा है, सॉरी टाइम t1 पे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है मींस यहां ईएमएफ इंड्यूस होगा। इस टाइम पे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। देखो ईएमएफ इंड्यूस हो गया, तो अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में होगा, उसको डिक्रीज करने का काम करेगा, तो ईएमएफ नेगेटिव होगा। देन टाइम t2 पे सी और डी में फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, तो इस टाइम में इस T1 और T2 के बीच में कोई भी ईएमएफ जनरेट नहीं हो रहा है, कोई भी ईएमएफ जनरेट नहीं हो रहा है। अब फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, जैसे ही फ्लक्स डिक्रीज होगा ईएमएफ उसको सपोर्ट करेगा, ईएमएफ उसको सपोर्ट करेगा और ईएमएफ कॉइल जनरेट करेगा, उसी डायरेक्शन में ईएमएफ जनरेट होगा और उसके वजह से हमें पॉजिटिव ईएमएफ मिलेगा। तो पहले जब ये अप्रोच होता है तो निगेटिव हाफ साइकिल मिलता है, देन जब ये रिसीड होता है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, जब मैग्नेट अप्रोच होता है, जब मैग्नेट नजदीक आता है तो निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ ईएमएफ, और जब मैग्नेट दूर जाता है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ ईएमएफ। तो एक स्विंग में अब क्या होगा, जैसे ये एक स्विंग होगा, जैसे ही एक स्विंग होगा, इस केस में अप्रोच हो रहा है, ईएमएफ कम होगा, ईएमएफ माइनस जाएगा, जैसे ही बाहर जाएगा ईएमएफ पॉजिटिव होगा, ईएमएफ पॉजिटिव होगा। वापस ही यहां आ रहा है, वापस यहां आ रहा है, तो वापस नजदीक आ रहा है मैग्नेट मींस ईएमएफ नेगेटिव होगा, और यहां से दूर जा रहा है मींस ईएमएफ पॉजिटिव होगा। तो पहली साइकिल निगेटिव, देन पॉजिटिव, देन निगेटिव, देन पॉजिटिव, ऐसे साइकिल आते रहेंगे, ऐसे साइकिल क्या होती है, आते रहेंगे। तो निगेटिव पॉजिटिव साइकिल आते रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो हर बार निगेटिव पॉजिटिव, पहले निगेटिव साइकिल, देन पॉजिटिव साइकिल, निगेटिव साइकिल, देन पॉजिटिव साइकिल। अब देखो ईएमएफ जनरेट हो गया, कॉइल में क्या जनरेट हो गया, ईएमएफ। तो ईएमएफ जनरेट होगा तो करंट फ्लो करेगा। अब करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया, अब करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही कॉइल में करंट फ्लो करेगा वो इस सर्किट से पास होगा, वो इस सर्किट से पास होगा, सर्किट से पास होगा। यहां डायोड लगा हुआ है, तो डायोड जब नेगेटिव हाफ साइकिल यहां आएगा तो डायोड कंडक्ट नहीं करेगा इस ईएमएफ को, या ईएमएफ ड्यू टू नेगेटिव हाफ साइकिल, ईएमएफ ड्यू टू नेगेटिव हाफ साइकिल। इस नेगेटिव हाफ साइकिल की वजह से जो भी ईएमएफ है, जो भी ईएमएफ है
वो यहां से पास होने नहीं देगा डायोड। डायोड निगेटिव हाफ साइकिल को पास होने नहीं देगा। देन जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो डायोड में से करंट फ्लो करना स्टार्ट फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो जब मैग्नेट एक बार स्विंग करता है तो एक ही पल्स यहां से पास होती है, एक ही पल्स सर्किट से पास होती है। याद रखो, जब मैग्नेट जाता है और रिटर्न आता है तो एक पल्स ये स्किप कर देता है सर्किट, डायोड उसको पास नहीं करता। सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल को डायोड क्या करता है, पास करता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल को डायोड पास करता है। तो एक स्विंग में एक ही इलेक्ट्रिकल पल्स या करंट इसमें से फ्लो करता है। एक स्विंग में, पूरे एक स्विंग में एक बार करंट इसमें से फ्लो करेगा। तो अब जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, डायोड ने उसको पास किया, डायोड ने पास किया तो कैपेसिटर से करंट पास हुआ, तो कैपेसिटर चार्ज होगा एक वैल्यू E1। अब कैपेसिटर फुल चार्ज नहीं होगा, एक स्विंग में कैपेसिटर पूरा चार्ज नहीं होता। कैपेसिटर को पूरा चार्ज होने के लिए बहुत सारे स्विंग लगते हैं, ज्यादा 3 4 5 6 स्विंग्स लगेंगे, ठीक है। तो अब ये पहले स्विंग में चार्ज हो गया, अब वापस दूसरी बार स्विंग किया मैग्नेट को इसके अंदर से, तो वापस ये चार्ज हो गया, अब आ गया ईएमएफ E2। देन तीसरी बार किया, देन E3। ये कैसे पता चलेगा हमें करंट आ रहा है, तो यहां हमें एमीटर लगाए तो एमीटर में हमें डिफ्लेक्शन आएगा, एमीटर में हमें डिफ्लेक्शन आएगा, उसकी वजह से पता चलेगा कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ठीक है। जैसे ही कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया तो यहां से हमें करंट मिल जाएगा, पूरी तरीके से करंट मिल जाएगा। तो अब फाइनल वैल्यू E0 पे ये चार्ज हो गया, ऐसे हमें लग गया E0 पे ये चार्ज हो गया। जैसे ही चार्ज हो गया तो हम इस की को क्लोज करेंगे और यहां से इसका ईएमएफ या वोल्टेज मेजर कर लेंगे। ईएमएफ या वोल्टेज क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। तो कंसेप्ट समझ में आया क्या हो रहा है, वापस एक बार रिपीट करता हूं शॉर्ट में। अभी क्या हो रहा है, अब जो मैग्नेट है हमारा वो क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है कॉइल के अंदर से। कॉइल्स के अंदर से जैसे ही स्विंग करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस। जब मैग्नेट नजदीक आएगा फ्लक्स बढ़ेगा, जब मैग्नेट दूर जाएगा फ्लक्स कम होगा। जैसे ही फ्लक्स बढ़ेगा देन फ्लक्स कम होगा। जैसे ही फ्लक्स बढ़ेगा ईएमएफ इंड्यूस होगा अपोज करने वाला, और जैसे ही फ्लक्स कम होगा वापस ईएमएफ इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय dt, इतना ईएमएफ जनरेट होगा। अब ये ईएमएफ जब जनरेट होगा तो इस सर्किट से, कॉइल को क्या लगा हुआ है, सर्किट से करंट पास होना स्टार्ट करेगा, सर्किट से करंट पास होना स्टार्ट होगा। और जैसे ही सर्किट से करंट पास होगा कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट। लेकिन एक स्विंग में कैपेसिटर पूरा चार्ज नहीं होता, 2-4 स्विंग में कैपेसिटर पूरा चार्ज होता है, क्योंकि एक स्विंग में डायोड सिर्फ एक ही साइकिल को भेजता है, पॉजिटिव साइकिल को, निगेटिव साइकिल को वो भेजता नहीं है, क्योंकि डायोड रिवर्स बायस हो जाता है। तो रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करता। 11 में हमने सीखा है रिवर्स बायस एंड फॉरवर्ड बायस। तो जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तभी यहां से करंट पास करेगा और कैपेसिटर चार्ज होगा। तो ऐसे 2-4 स्विंग में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया। अब हमें E0 का वैल्यू निकालना है, या E मैक्सिमम ईएमएफ का वैल्यू निकालना है जब ये कैपेसिटर चार्ज होगा तब, या कितना मैक्सिमम ईएमएफ यहां जनरेट होगा वो हमें देखना है। तो आते हैं, अब थ्योरी समझ में आ गई, आप एक बार रीड कर लो पूरी थ्योरी, आपको समझ में आएगा। अब हम फाइंड आउट करने वाले हैं ईएमएफ, ठीक है। देखो अब ये स्विंग किसके ऊपर डिपेंड करता है, थीटा के ऊपर। तो अगर थीटा चेंज होगा तो मैग्नेट नजदीक आएगा दूर जाएगा, मैग्नेट नजदीक आएगा। जैसे जैसे एंगल चेंज होगा, 0 पे एंगल बीच में, यहां चला गया एंगल मैक्सिमम, मैग्नेट दूर चला गया, वापस 0 पे मैग्नेट अंदर, यहां चला गया मैग्नेट तो दूर जाएगा, ठीक है। तो थीटा के हिसाब से मैग्नेट का पोजीशन चेंज होता है, एंगल के हिसाब से, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, या अब हम वैल्यू निकालते हैं किसका, E0 का वैल्यू। इन ऑर्डर टू estimate value of E0। अब हम E0 का वैल्यू निकालने वाले हैं। तो हमें लेंज लॉ क्या कहता है, जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, अब निगेटिव साइन हमें नहीं लेना है, इसलिए मैग्नीट्यूड मॉड लिया है तो पॉजिटिव वैल्यू रहेंगे।
E इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी। ठीक है, डी फाई बाय डी टी। तो अब हम इसको स्प्लिट अप करते, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय थीटा डी थीटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय थीटा, क्योंकि थीटा के हिसाब से भी फ्लक्स चेंज हो रहा है। जैसे जैसे एंगल जीरो होता जाएगा मैग्नेट नजदीक आएगा, एंड देन ये समझ में आ गया। अब इसको यहां रॉन्ग हो गया है, यहां हम थोड़ा सा डी थीटा लेते, क्या लेते, डी थीटा बाय डी टी। तो फ्लक्स एंगल के हिसाब से भी चेंज होगा एंड एंगल टाइम के हिसाब से भी चेंज हो रहा है, एंगल टाइम के। तो ऐसे हमें दो फंक्शन आ गए। तो नाउ इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, अब एंगल का वैल्यू जीरो है, एंगल का वैल्यू जीरो मींस अब ये हमारा मैग्नेट है, ये कितने एंगल पे आ गया, एक्सिस के साथ जीरो एंगल पे आ गया, सेंटर में आ गया। किसके सेंटर में आ गया, कॉइल के सेंटर में आ गया। तो कॉइल के सेंटर में अगर वो आ गया तो एंगल कितना रहेगा, थीटा इज इक्वल टू जीरो। थीटा, यहां मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स बी और फाई क्या रहते हैं, कांस्टेंट। तो ये चेंज नहीं होते, ये चेंज नहीं होते। तो इस केस में हमारा डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू भी क्या रहेगा, जीरो, या फ्लक्स यहां क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा और कांस्टेंट रहेगा। फ्लक्स क्या रहेगा, मैक्सिमम लेकिन कांस्टेंट। फ्लक्स यहां क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा बट मैक्सिमम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। तो थीटा का वैल्यू जब जीरो है तो डी फाई बाई डी थीटा, ये वैल्यू डी फाई बाई डी थीटा, इस केस में फ्लक्स मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। तो अगर हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं, फ्लक्स मैक्सिमम है और कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो आंसर हमारा क्या आएगा, जीरो। आंसर क्या आएगा, जीरो। ये समझ में आ गया। तो अब जब थीटा का वैल्यू जीरो होता है, मैग्नेट सेंटर में है, मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम है लेकिन कांस्टेंट है, मींस हमारा ग्राफ कौन सा पोर्शन वाला ग्राफ आ गया, हमारा सी एंड डी वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन बीच में है। तो फील्ड और फ्लक्स मैक्सिमम बट कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो उस केस में डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम किसको फाइंड करेंगे देन, डी थीटा बाई डी टी को फाइंड करेंगे, डी थीटा बाई डी टी को। तो डी थीटा और डी टी टाइम पे डिपेंड करता है, थीटा कैसे स्विंग हो रहा है, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है। नाउ थीटा इज इक्वल टू थीटा जीरो साइन 2 पाई न्यू टी। ये हमारा फॉर्मूला कॉमन फॉर्मूला है। जब कोई भी ऑसिलेशन करता है, तो कोई भी ऑसिलेशन करता है तो ये फॉर्मूला आता है, ऑसिलेशन चैप्टर में हमने पढ़ा है, थीटा इज इक्वल टू थीटा जीरो साइन 2 पाई न्यू, वेयर थीटा जीरो इज एम्पलीट्यूड, एंगुलर एम्पलीट्यूड मींस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और अ मैक्सिमम एंगल, ये क्या होगा, एम्पलीट्यूड। एंड न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या है, frequency. So nu is a frequency. Now frequency is equal to reciprocal of time period, reciprocal of time period, and therefore हम लिख सकते हैं nu is equal to 1 by t। तो ये वैल्यू फॉर्मूला में पुट करो, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा जीरो साइन 2 पाई टी बाई टी। चलो ये आ गया थीटा। हमें क्या चाहिए, डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू, डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू। तो डेरिवेट करते हैं, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन, देयरफॉर डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू थीटा जीरो
साइन का डेरिवेटिव कॉस 2πt/t, और इस बीच वाले टर्म का भी डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा 2π/t। देयरफॉर d θ/dt इज 2πθ0/t। ये टर्म आगे लेके आए cos 2πt/t। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन। dθ/dt भी चेंज होगा ओके अकॉर्डिंग टू, तो कितना चेंज होगा ये आ गया, ये हमारा एम्पलीट्यूड है cos। और अब जब एंगल का वैल्यू जीरो होता है, जब एंगल का वैल्यू जीरो होता है तो cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 0 इज इक्वल टू 1। उस केस में dθ/dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब ये वैल्यू मैक्सिमम, फॉर अ मैक्सिमम वैल्यू इसका वैल्यू हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। ईएमएफ हमें मैक्सिमम चाहिए। देखो इस इक्वेशन में हमें क्या मेजर करना है, E0 का मींस मैक्सिमम का वैल्यू। तो ये वैल्यू हमारा क्या होगा, मैक्सिमम। ये वैल्यू तो जीरो हो गया, अगर एंगल जीरो होगा तो ये वैल्यू मैक्सिमम होगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, या हमारा ईएमएफ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब वो मैक्सिमम कब होगा वो हम देखते हैं। सो नाउ dθ/dt इज मैक्सिमम। कब होगा ये मैक्सिमम, जब इसका वैल्यू 2πθ0 इज इक्वल टू t। और इस केस में cos का वैल्यू क्या होगा, 1। cos का वैल्यू कहां से कहां जाता है, 0 से लेके 1 तक जाता है। तो जब cos का वैल्यू 1 होगा तो dθ/dt सबसे मैक्सिमम होगा, dθ/dt सबसे मैक्सिमम होगा। सो पोजीशन ये है हमारे मीन पोजीशन। तो ये जो वैल्यू हमें मिलेगा वो कहां मिलेगा, मीन पोजीशन पे। कहां मिलेगा, मीन मीन सेंटर वाले पोजीशन पे। सो नियरली, जब थीटा का वैल्यू नियरली इक्वल टू जीरो होगा, नियरली इक्वल टू जीरो, तब हमें, तो ईएमएफ का वैल्यू हमें मैक्सिमम कब मिल सकता है, ईएमएफ का वैल्यू मैक्सिमम कब मिल, ये तो वैल्यू मैक्सिमम मिल गया हमें। अब देखो अगर हम मानते हैं कि कॉइल है और मैग्नेट उसके नजदीक आ रहा है, मैग्नेट उसके नजदीक आ गया, मैग्नेट, अब एंगल कितना है, थीटा इतने एंगल पे। अब मैग्नेट बहुत नजदीक आ गया लेकिन मीन पोजीशन पे नहीं है, मैग्नेट अंदर है, मीन पोजीशन पे नहीं है। एंगल नियरली इक्वल टू जीरो, इफ थीटा इज नियरली इक्वल टू जीरो, थीटा इज नियरली इक्वल टू जीरो, उस केस में फ्लक्स सबसे मैक्सिमम होगा, यहां आएगा। देखो फ्लक्स चेंज हो रहा है लेकिन मैक्सिमम है, तो उस केस में हमारा d∅/d भी मैक्सिमम होगा। सो फॉर एंगल थीटा इज नियरली इक्वल टू जीरो, ओके, जब ये मैग्नेट कॉइल के पास आ रहा है, हमारे पास कॉइल है और कॉइल के पास मैग्नेट नजदीक आ रहा है, कॉइल के पास आ रहा है, तो कॉइल के एकदम नजदीक आ गया। अब एंगल जीरो नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेटली जीरो है, अप्रोक्सीमेटली जीरो है, फिर भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, एंडिंग पोजीशन पे है, तो यहां वैल्यू क्या होगा, ईएमएफ का सबसे मैक्सिमम, ईएमएफ का वैल्यू सबसे मैक्सिमम, मींस मैग्नेट आ रहा है, एंगल कम हो रहा है। अब कांस्टेंट होने ही वाला है, फील्ड कांस्टेंट होने वाला है उससे पहले, तो जैसे ही मैग्नेट अंदर आ जाएगा मीन पोजीशन पे, फ्लक्स कांस्टेंट होगा। तो उससे पहले जब थीटा इज नियरली इक्वल टू जीरो, थीटा इज नियरली इक्वल टू जीरो, उस केस में हम कहेंगे कि E इज इक्वल टू d∅/dt, d∅/dt इज इक्वल टू d∅/d थीटा। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, सबसे मैक्सिमम होगा। अब ये जीरो नहीं होगा, मैक्सिमम होगा। क्यों मैक्सिमम होगा, क्योंकि एंगल जीरो होने के नजदीक है। एंड d∅/dt भी क्या होगा, हमारा मैक्सिमम होगा, ये भी क्या होगा, मैक्सिमम। तो ये नियरली इक्वल होंगे, ये क्या होंगे, नियरली इक्वल। तो हमारा वैल्यू क्या होगा उस केस में, तो d∅/dt का वैल्यू मैक्सिमम एंड इसका वैल्यू क्या है, 2πt0, 2πθ0, θ0/t।
तो ये होगा ईएमएफ, मैक्सिमम ईएमएफ का वैल्यू, ये होगा हमारे मैक्सिमम ईएमएफ का वैल्यू, और इसी को हम कहेंगे ई जीरो, इसी को हम कहेंगे ई जीरो। तो ई जीरो हम मेजर करेंगे जब एंगल जीरो होने के नजदीक है, और उस केस में थीटा का वैल्यू ये डी थीटा बाई डी टी भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मीन जितना फास्ट ईएमएफ चेंज होगा उतना मैक्सिमम वैल्यू आएगा। अब ये कह क्या रहा है, डी थीटा बाई डी टी मीन्स देखो जैसे ही मैग्नेट नजदीक आएगा, अब ये स्विंग हो रहा है, अब ये क्या हो रहा है, स्विंग हो रहा है, ये मीन पोजीशन और ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन, मैग्नेट ऐसे स्विंग हो रहा है, और यहां हमारा कॉइल है। अब ऑसिलेशन में आपने पढ़ा होगा, ऑसिलेशन में आपने पढ़ा होगा, जैसे ही कोई मीन पोजीशन की तरफ आता है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो यहाँ एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब ये दूर जाएगा तो डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जैसे ही ये मीन पोजीशन के नजदीक आता है तो डी थीटा बाई डी टी इंक्रीज, मीन्स वेलोसिटी बढ़ेगी, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। जैसे ही वेलोसिटी बढ़ेगी तो फ्लक्स फास्ट चेंज होगा, और फ्लक्स फास्ट चेंज होगा तो ईएमएफ ज्यादा जनरेट होगा। ये वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। और जैसे जैसे दूर जाएगी तो वेलोसिटी कम होती जाएगी, तो फ्लक्स धीरे धीरे कम होगा। तो यहाँ हमारा फ्लक्स का चेंज कुछ मायने नहीं रखता। तो यहाँ फ्लक्स हम क्या लेते हैं, जीरो। यहाँ फ्लक्स क्या लेते हैं हम, जीरो। यहाँ तो जो चेंज हो रहा है उसको कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ हमारा फ्लक्स नियर अबाउट जीरो होता है। अब जब ये नजदीक आएगा, यहां से भी नजदीक आएगा, तो फ्लक्स फास्ट चेंज होगा। फ्लक्स फास्ट चेंज होगा तो ईएमएफ उतना ज्यादा जनरेट होगा। तो ये फ्लक्स मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा 2 पाई थीटा 0 बाय टी। इतने मैक्सिमम वैल्यू से ये नजदीक आएगा तो उतना ईएमएफ ज्यादा जनरेट होगा। और जैसे ही ये नजदीक आएगा तो सबसे मैक्सिमम फ्लक्स चेंज हुआ होगा। सो फ्लक्स डी फाई बाई डी थीटा अकॉर्डिंग टू एंगल, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो इन दोनों का वैल्यू मैक्सिमम होगा तभी ई जीरो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये समझ में आ गया। तो ये है, हमने फाइंड आउट क्या किया अब इस कंसेप्ट में, ईएमएफ, वैल्यू ऑफ ईएमएफ, the induced EMF in a stationary coil, induced EMF in a stationary coil in a changing magnetic field। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और कॉइल स्टेशनरी होगा तो कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ये हमने फाइंड आउट किया। तो वो ईएमएफ दो फैक्टर पे डिपेंड कहा, एक तो एंगल वाला, तो फ्लक्स चेंज होगा इज डिपेंड ऑन एंगल, एंड दूसरा कितने फास्ट एंगल चेंज हो रहा है, मींस एंगुलर वेलोसिटी कितनी है। इन दो फैक्टर पे इसका ईएमएफ डिपेंड करता है। तो मैग्नेट अगर फास्ट नजदीक आएगा, मैग्नेट अगर फास्ट आता है, उस हिसाब से इसका वैल्यू चेंज होता है, ठीक है। तो ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। समझ में आ गया। तो यहां हमारा ये टॉपिक इंड्यूस ईएमएफ इन अ स्टेशनरी कॉइल फिनिश होता है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे वाला पार्ट सीखेंगे। इसको अच्छे से रीड करो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, अभी तक ये एग्जाम में इतनी अच्छे से पूछा नहीं गया है। तो अब इसका अच्छे से रीड करो। इसके बाद जो टॉपिक है जनरेटर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हमारा लेक्चर हम स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।